Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today we are back with the analysis of the Hindu news. आज भी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है हिंदू न्यूज़पेपर में से, जो हमारे यूपीएससी जर्नी में हमारे आंसर राइटिंग को और हमारे प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करेंगे, हमारे जर्नी को सप्लीमेंट करेंगे, हमारे नॉलेज को सप्लीमेंट। ठीक है। तो मतलब आप जैसे आप इतने दिन से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, अगर आप एक महीने 2 महीने से पढ़ोगे तो देखोगे ना कि न्यूज़पेपर में एक पैटर्न होता है। एक चीज पे जब आर्टिकल आता है या एक कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे मॉनसून है, तो उस पे एक आर्टिकल आज आया तो फिर कल परसों एक हफ्ते तक उस पे आर्टिकल्स लगातार आते रहते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशंस को दिखाने पे या उसके अलग अलग व्यूज को कवर करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक मॉनसून का आर्टिकल फिर से एक आया है। ठीक है। कल हमने किया था एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाला। आज जो है यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो उसी के आसपास की चीज है। मतलब आसपास की तो नहीं है एक्चुअली, बट इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात है तो वो भी उसका भी यहाँ पे कवर किया गया है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या है कैसे है, और हम लोगों को किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करना, ताकि हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके यूपीएससी के लेवल को मैच कर पाए। ठीक है। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज Center tweaks green credit program norms to focus on restoration of ecosystem। क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को चेंज किया गया है, फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे ज्यादा ध्यान देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिख रहा है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो चल रहा था, जो इनकरेज करता था किसको, ऑर्गेनाइजेशंस को भी और इंडिविजुअल्स को भी, जो इनकरेज करता है इन्वेस्ट करने के लिए किसमें, एफॉरेस्टेशन में। जो भी डिग्रेडेड लैंड है, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे कम लगे हुए हैं, एक तरीके की, मतलब बंजर तो नहीं, बट वैसी जमीन जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुई है, वैसी जमीन पे पेड़ लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता था और उसके बदले उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई शहर है, ठीक है, एक्स वाई जेड सिटी है। ठीक। अब इस सिटी में यहाँ पे एक पैच है। ठीक है। ये जो है ये डिग्रेडेड लैंड। अब अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पेड़ लगाता है ना, कोई भी प्लांटेशन करता है, यहाँ पे पेड़ लगा दिया, यहाँ पे पेड़ लगा दिया, उसने अगर यहाँ पे 10 पेड़ लगा दिए तो उसको 10 ग्रीन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इस प्रोग्राम के अंडर में उसको 10 ग्रीन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और इन क्रेडिट्स की मदद से वो क्या शो कर सकता है, अपना सीएसआईआर का रिक्वायरमेंट भी शो कर सकता है। ठीक है। और वो अपने अदर नॉर्म्स को भी फुलफिल इसके थ्रू में कर सकता है। ये चीज यहाँ पे थी। ठीक है। और क्या है इसमें कि अभी तक 13 स्टेट्स में 387 लैंड पार्सल्स को दिया गया है। 13 स्टेट के 387 लैंड पार्सल्स को डिग्रेडेड लैंड के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है। जो जिसका जो टोटल लेंथ बनता है वो कितना है, 10,983 हेक्टेयर, मतलब 11,000 हेक्टेयर के आसपास की जमीन को दिया गया। जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, टू पे टू रिस्टोर दिस फॉरेस्ट। और जो ये आईसीएफआरई है, आईसीएफआरई वो पे करता है इन इलाकों के रीएस्टोरेशन के। ठीक है। और जो भी लोग वहां पे पेड़ प्लांट करते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पेड़ प्लांट करता है, उनके लिए ईच ट्री 1 ग्रीन क्रेडिट होता है। हर पेड़ के लिए एक ग्रीन क्रेडिट। मतलब अगर आपने 10 पेड़ लगाए तो आपको 10 ग्रीन क्रेडिट, 1000 पेड़ लगाए तो 1000 ग्रीन। और इन क्रेडिट्स का यूज कैसे कैसे हो सकता है, तो दो तरीकों में हो सकता है। कौन कौन से दो तरीके,
यूजिंग इट टू कंप्लाई विथ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉ। पहला तो जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉ है आप उसके साथ कंप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो डाइवर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में, और इन सारी चीजों को आप रोक सकते हो। ठीक है। अब अगर आपने कहीं पे से फॉरेस्ट को हटाया है और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की है, तो आप दूसरी जगह पे रिस्टोरेशन कर सकते हो। एक तो ये, और दूसरा आप उसको अपने सीएसआर के तरफ भी यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट कंपनी को एक अपना सर्टेन अमाउंट देना होता है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है, 3 साल का जो उसका प्रॉफिट है उसका एक कुछ परसेंटेज होता है जो सोशल डेवलपमेंट में देना होता है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी उसमें से एक हिस्सा है। और जो हमारा ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो भी सीएसआर का एक हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना है कि 12 अप्रैल को इस साल में, तो अभी से 6 दिन पहले 12 अप्रैल को क्या है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू की और कहा, क्या कहा कि स्टेट मस्ट रिलाई ऑन टू कैलकुलेट व्हाट इट वुड कॉस्ट टू रिस्टोर अ डिग्रेडेड लैंडस्केप। कि हर एक स्टेट को ये पता लगाना होगा कि एक डिग्रेडेड लैंडस्केप को रीस्टोर करने के, क्या करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए कितने रुपए लगते हैं। ठीक है। अर्लियर द रिक्वायरमेंट दैट देयर बी अ मिनिमम ऑफ 1100 ट्री पर हेक्टेयर। पहले क्या रिक्वायरमेंट था कि 1100 ट्री पर हेक्टेयर, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि ये रिस्टोर हो चुका है। लेकिन जब सिचुएशन हम लोगों को समझ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम लोगों ने सिचुएशन का देखा, तो हमें ये नजर आया कि भाई ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर जगह पे 1200 लग जाए पेड़। क्यों? अब देखिए, आपको एक्सप्लेन, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अगर इंडिया है, सॉरी मैप गंदा बन रहा है क्या। ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये जो राजस्थान गुजरात का ये जो इलाका है, जो थार वाला इलाका है, थार डेजर्ट, ये जो हिमालय वाला बेल्ट है, और ये जो प्लेन गंगा बेल्ट है, और ये साउथ वाला बेल्ट है, हर जगह पे क्या आप 1200 पेड़ उगा सकते हो? आप कहो कि नहीं, थार डेजर्ट में भी अगर हो रहा है ऐसा, तो वहां भी 1200 पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो वो भी मैंगो के ही लगाए जाने चाहिए। इतना स्पेसिफिक कर दोगे तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक छोटे छोटे इलाके की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होने चाहिए। इसीलिए स्टेट्स को कहा गया कि आप पहले ये चीज पता करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे छोटे प्लांट जैसे श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, ये भी सुटेबल होंगे रिस्टोरेशन। तो आपको एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा, लोकल पैचेस को आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे। यही चीज यहाँ पे कही गई है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल ओवर होता है। अब सेकंड आर्टिकल, ऑन इंडिया हीट एक्शन प्लान। हीट एक्शन प्लान इंडिया का क्या होगा, क्योंकि अब देखिए गर्मी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ ही रहा है, तो हमारे पास कोई हीट को टैकल करने का, गर्मी को टैकल करने का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है। और ये हीट वेव क्या है, और देखिए कितने खूबसूरती से आर्टिकल को यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी यहाँ से पिकअप कर लेता है। हाउ डज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस हीट वेव। यहाँ से आपको हीट वेव का डिफिनेशन मिल जाएगा। एक्शन प्लान रिकमेंडेड क्या है वो आपको मिल जाएगा। स्पेशल इंटरवेंशन के बारे में पता चल जाएगा वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। ठीक है। रीजनल वेरिएशंस के बारे में पता चलेगा। सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कितना बेहतरीन बताया हुआ है, क्वेश्चन वाइज आंसर लिखा हुआ। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में है कि आईएमडी के हिसाब से अलग अलग पार्ट में इंडिया के हीट वेव्स आएंगे, अलग अलग टाइम पे आएंगे। अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट इलाका और वेस्टर्न इंडिया का इलाका, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वाला इलाका है वो, और इधर साइड में महाराष्ट्र गुजरात वाला इलाका जो है, वहां पे वार्मर टेम्परेचर देखा जाता है, मतलब वहां गर्मी अभी से ही बढ़।
और कितनी बढ़ रही है? 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, 3.1 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर में राइज हो। ठीक है। और आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है इंक्रीज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हर एक इलाके का, फॉर एग्जांपल कि दिल्ली का अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 42 था पहले, तो अब इससे बढ़ जाएगा। वैसे 42 तो था नहीं, 45 तक तो नॉर्मली चला जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख। अब है व्हाट इज हीट वेव। हीट वेव क्या है? अकॉर्डिंग टू आईएमडी, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव डिपेंड ऑन फिजियोग्राफी ऑफ द, मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग। क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट स्टेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस और मोर इन प्लेन्स। अगर कोई प्लेनी इलाका है, ठीक है, अगर कोई प्लेन वाला इलाका है, मैं एक बार फिर से मैप बना रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये वाला इलाका हमारा यूपी बिहार वाला, ये जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में, अगर इन इलाकों में टेम्परेचर कितना हो, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो, और 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा कोस्ट पे, ये जो कोस्टल एरियाज है, तो नजर नहीं आ रहा। ये जो कोस्टल एरियाज है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, और जो हिली एरियाज है, ये सब जो इलाके हैं ये वाले, इन इलाकों में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो उसको हीट वेव में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और जो हीट वेव है उसकी सिवेरिटी इस चीज से डिफाइंड होती है कि वो नॉर्मल हीट वेव है या एक्सट्रीम हीट वेव है। अगर टेम्परेचर का राइज 4.5 to 6.4 के बीच में है, ठीक है, तो उसको सीवियर हीट वेव माना जाएगा। मतलब 4 डिग्री तक अगर वो राइज कर रहा है तब तो नॉर्मल, बट अगर 4 से ज्यादा कर रहा है तो उसको सीवियर हीट वेव माना जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हीट। ठीक है। एंड हीट वेव डिक्लेरेशन कुड आल्सो बी बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम, और वो एक्चुअली कहाँ तक पहुंच रहा है। मतलब हो सकता है ना कि 40 की जगह वो यहाँ 16.4 है इसका मैक्सिमम, अगर वो 47 48 49 पहुंच जाए, तो फिर वो बहुत सीवियर, मतलब सीवियर हीट वेव में उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये जो सीवियर हीट वेव की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होने वाली, वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़, हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। और ये जो चीज है, ये लगातार अगर 2 कंसेक्यूटिव डे तक, 2 दिनों तक हो गई, तो इसको हीट वेव में हम लोग घोषित करते हैं। ठीक है। इस चीज के चलते अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटी अपना हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं। हीट एक्शन प्लान टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस एंड लोअर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट बाई आउटलाइंग स्ट्रेटेजीज। क्या है कि हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं किस चीज के लिए, कि इस चीज का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सके, और एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सके कि इसको टैकल कैसे किया जा सकता है। ओके। एंड रिकवर, और इससे रिकवर भी करने की, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारी, एनडीएमए है, और आईएमडी जो है, इन लोगों ने मिलकर 23 स्टेट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। बट इशू क्या है? इशू यह है कि कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है। जो भी डेटाबेस है वो यही 23 स्टेट जो है अपना अलग अलग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, और ये उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान नहीं है। और कुछ स्टेट है जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये लोग सिटी लेवल प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अलग अलग सिटी का अलग अलग इशू। और ये लोग कर कैसे रहे कि हर एक जो स्टेट है वो एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करेगा, मतलब अपने अपने छोटे छोटे इलाकों का एक विवरण प्रोवाइड करेगा, मतलब वहां का कंडीशन को देखेगा, और उसको उसकी मॉनिटरिंग करने के बाद उसको उसका असेसमेंट होगा, उसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेगा, कितना वल्नरेबल है वो इलाका। ठीक है। और उस वल्नरेबिलिटी के उसके कितना उस इलाके में प्रॉब्लम है, वहां पे कितने इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं,
उसके बेसिस पे वहां का एक्शन प्लान डिसाइड होगा। और ये एक्शन प्लान कौन डिसाइड करेगा? हमारा हीट एक्शन प्लान। जो एचएपी होगा वो हर लोकल एरिया का, हर स्टेट का अलग अलग करेगा। और उसके बेसिस पे जो लेबर डिपार्टमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, ये सब एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में आगे चल के काम करेंगे। ठीक है। और इसमें पब्लिक को भी अलर्ट किया जा रहा है। अब जैसे पता चल गया कि गर्मी पड़ने वाली है, तो क्या उसके एक्शन क्या ले सकते हैं? तो पब्लिक को अवेयर किया जाएगा कि भाई आप लोग ध्यान से रहिए। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दिलाई जाएगी, बिल्डिंग जो बनाया जाएगा उसको हीट रेजिलिएंट बनाया जाएगा, हीट शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाएगा ड्रिंकिंग के लिए, कूलिंग प्लेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे लोग ठंडी हवाएं खा सकते। हॉस्पिटल्स को डायरेक्टिव दिए जाएंगे कि आप लोग अच्छे से इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि लोग हीट स्टॉक्स के चलते आपके पास आ सकते हैं। अर्बन प्लानिंग की स्ट्रेटेजीज में चेंज लाया जाएगा कि ट्री प्लांटेशन बढ़ाया जाए, अर्बन हीट आइलैंड को कम किया जाए। अब यहाँ इसको कम करने के लिए टेक्निक है कौन सी? मियावाकी टेक्निक, उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्पंज सिटी का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कूलिंग रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई नेशनल जो है हमारा सेंट्रल इस पर कोई एक्शन प्लान नहीं है, एक एक्शन प्लान नहीं। ये लोकल कंटेक्स्ट में चीजें काम कर, हीट आइलैंड को कम करना, ग्रीन बॉडीज को बढ़ाना, लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर, ये सारी चीजें हैं। और इसमें एक और रिकमेंडेशन है कि सिर्फ गर्मी वाले दिनों को नहीं इंक्लूड किया जाए, सिर्फ हीट वेव को नहीं इंक्लूड किया जाए। एकोमोडेट ह्यूमिड हीट एंड वार्मर नाइट इन एडिशन टू एक्सट्रीम डे। ह्यूमिड हीट और वार्मर नाइट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। और एक हीट इंडेक्स बनाना चाहिए। जब वो इंडेक्स बन जाएगा, उस बेसिस पे उस पे हम लोग एक्शन अच्छे से ले सकते हैं, ताकि रीजनल वेरिएशंस को अच्छे से समझा जा सके। उन रीजनल वेरिएशंस के बेसिस पे अलग अलग रीजन को अलग अलग एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंड्स की जरूरत हो या लोगों की जरूरत हो तो वो भी प्रोवाइड की जा सके, या एक कॉपरेशन बन सके इसमें। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो भी चीजें हैं वो इनकंसिस्टेंट है। जब प्रॉब्लम आती है तब उसका हम लोग सॉल्यूशन खोजने निकलते हैं, पहले से उसका सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं है। ठीक है। और हॉटस्पॉट मैपिंग जो है वो भी प्रायोरिटाइज नहीं है। उसको प्रायोरिटाइज करना होगा, उसका फॉर्मुलेशन करना होगा। हम्म। और उसको जियो स्पेक्ट्रल डेटा के हिसाब से इजी टू एक्सेस बनाना होगा सबके लिए, कि सारे लोग उसका एक्सेस अच्छे से ले सके। मतलब मान लीजिए कि अगर उड़ीसा में कोई प्रॉब्लम आ रही, गर्मी बढ़ रही है उड़ीसा में, तो बंगाल, बिहार और उसके आसपास के जो झारखंड है, इन स्टेट्स के पास भी एक डेटा पहुंच जाना चाहिए कि भाई उड़ीसा में गर्मी पड़ रही है, हो सकता है आप क्या हो, उस हिसाब से ये स्टेट्स भी क्या है। और ये सब कैसे होना चाहिए? जियो स्पैटियल डेटा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है? और जो लो इनकम, अब देखिए वल्नरेबल क्लास के साथ कैसे अब ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो लो इनकम कम्युनिटीज है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बच्चे बूढ़े ज्यादा बीमार पड़ते हैं, आप देखते ही। और जो लोग पक्के मकानों में नहीं रह रहे हैं, या जो लोग वैसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए एक अलग मैपिंग होनी चाहिए। उनका सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर देख के, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देख के ये पता लगाया जाना चाहिए कि वो इसको कितना झेल सकते हैं। और उस अकॉर्डिंग एक वहां पे अलग एक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये एक्शन प्लान जब डेडिकेट, कोई भी एक्शन प्लान डेडिकेट होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? बजट। तो आप इसके लिए बजट तभी एलोकेट हो पाएगा जब उन लोगों को प्रॉपर डेटा होगा, डेटा, डेटा बैक्ड एनालिसिस ये होनी चाहिए। तब उसी बेसिस पे हर एक इलाके को अलग अलग फंड एलोकेट किया जा सकता है, और उस फंड की वजह से आगे का एक्शन प्लान डिसाइड होगा, ताकि ये स्टेट, सिविल सोसाइटी, वर्कर्स यूनियन, ये सब एक साथ मिलके अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। और जो सीलोज हैं, सीलोज आप समझते हैं? सीलोज मतलब होता है कि ये अगर लेबर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और यहाँ पे काम कर रहा है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में गैप है, इसी गैप को सीलोज कहते हैं। ये सीलोज फिल हो जाना चाहिए।
ये दोनों साथ में मिलके काम करें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। जब वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा तभी जाके हम लोग अच्छे से इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, और इस रेजिलियंस को कम कर पाएंगे। अदरवाइज अलग अलग जगहों पे इस चीज के चलते अलग अलग प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, यही यहाँ पे था। इस आर्टिकल को यहीं पे खत्म करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मिसिंग कॉलेजेस। इस आर्टिकल को मैं आपको एक बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे एम्स ओपन हो रहे हैं, एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहले सिर्फ दिल्ली में है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से धीरे धीरे पूरे इंडिया में एम्स खोले जा रहे हैं। करेंटली 20 एम्स है, 20 एम्स और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन। तीन जो एम्स है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये तो बहुत अच्छी चीज लग रही है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ाया जा रहा है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। बट इसका प्रॉब्लम ये है, इसका साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि इन चीजों के चलते इस एम्स को आप बनाने के लिए तो कह दिए, बढ़ावा तो दे रही है, बट क्या उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है? क्या वो लोग लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं? क्या वहां पे प्रॉपर मरीज आ पा रहे हैं? जवाब है नहीं। अब कैसे जवाब है नहीं? क्योंकि मदुरई में एक एम्स बना। ठीक है, मदुरई में एक एम्स बना, उसका इनॉग्रेशन हो गया, उसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, और उसके उद्घाटन के बाद वहां पे बिल्डिंग जो है अभी तक कंस्ट्रक्शन में है। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहां पे अकोमोडेट किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में वहां पे अकोमोडेट किया गया। नॉर्मली भी आप देखेंगे ना, जब भी कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बनता है, क्या होता है कि हर शहर में एक सदर अस्पताल होता है। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है, उसी को वहां का मेन हॉस्पिटल बना के उसी से जोड़ के कॉलेज खोला जाता है। यही चीज एम्स के साथ भी हुआ मदुरई में। बट वहां पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बिल्डिंग। दैट मीन्स बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। इस चीज के चलते उन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। एंड वो प्रोटेस्ट ने क्या रिजल्ट किया? जब एक मैसेज ऐसा जा रहा है लोगों के बीच में कि ये जो एम्स है नए वाले, फॉर एग्जांपल जो भी पटना एम्स है, ऋषिकेश एम्स है, आपका मदुरई एम्स जो यहाँ पे जिसका एग्जांपल दिया जा रहा है, इनमें एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कि दिल्ली एम्स के कंपैरिजन में ये लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए। एम्स दिल्ली इज फार बेटर देन एम्स ऑफ एनी अदर प्लेस। एंड इस चीज का एक और प्रूफ है दैट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री इज स्टिल कमिंग एम्स दिल्ली। वो लोग अभी भी एम्स दिल्ली आ रहे हैं दिखाने के लिए। क्यों? वही तो बात है, वही तो वहां पे लैकिंग रह जा रही है उन एम्स में। वो वाली क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट थिंग इज डिस्कस्ड इन आवर आर्टिकल। और इस चीज के चलते क्या हो रहा है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक पड़ रहा है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब वीक पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? हमारी सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट इस पे पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं उन लोगों पे ज्यादा बर्डन होगा, ये लोग और गरीब हो जाएंगे। इन चीजों के चलते इस आर्टिकल में कहा गया है कि भाई इस चीज पे ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे तो हमारा अ, जो एम्स है उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एम्स दिल्ली की बात आती है ना, तो लोग अब एम्स पटना दिखाने के बजाय या एम्स ऋषिकेश दिखाने के बजाय कहते हैं कि नहीं, एम्स दिल्ली ही चाहिए। तो उससे दो प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि एम्स दिल्ली में रश ज्यादा है। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? एम्स ऋषिकेश में या एम्स पटना में या एम्स मदुरई जैसी जगहों पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्या हो जा रही है कि वहां पे पेशेंट्स भी अच्छे नहीं है। पेशेंट्स जो है जैसे डॉक्टर्स, वो जो क्रिटिकल केसेस चाहिए, जो समझने के लिए चाहिए, चीजों को रिसर्च डेवलप करने के लिए चाहिए, वो हो नहीं पाए। एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम।
ये एक मेजर प्रॉब्लम है अभी के टाइम। और क्या लिखा है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल का और कहना है कि जो हमारा डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो है, 1:834। मतलब एक डॉक्टर है हमारे यहाँ पे, एक डॉक्टर है हमारे यहाँ पे 834 पेशेंट्स। बट इसमें इंक्लूडेड है आयुष डॉक्टर्स। आयुष डॉक्टर्स मतलब आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथिक, इन सारे डॉक्टर्स को इंक्लूड करके ये देते हैं। ओके। लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा ओवरऑल इंडिया के लिए है। रूरल एरियाज में ये हालत और खराब, रूरल इंडिया में और स्थिति खराब। इसलिए इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तभी तो हम लोग हेल्थ टूरिज्म भी इंक्रीज कर पाएंगे। अब हेल्थ टूरिज्म इंक्रीज करेंगे तो हमारे यहाँ एक तो सॉफ्ट पावर भी डेवलप होगा इंडिया का, और दूसरी चीज हमारा फिजिकल डिफिसिट भी कम होगा। लोग आएंगे हमारे यहाँ पे इलाज कराने, समझ रहे हैं? इन सारी चीजों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये आर्टिकल वही है जो मैं पहले भी इस सेम चीज पर डिस्कस कर चुका हूँ कि रेन शॉक्स, इंडियन फार्मर मस्ट अकाउंट फॉर a stronger monsoon while sowing। कि IMD has given the data that this year the rainfall will be above normal। रेनफॉल जो होगा वो above नॉर्मल होगा, मतलब एक 100% अगर जो रेनफॉल होता है इस बार 106%, मतलब 6% ज्यादा हो। 6% मोर रेनफॉल विल टेक प्लेस दिस ईयर, जो कि मोर देन 87 सेंटीमीटर होगा। ओके। और ये कब से कब तक होगा? जून टू सितंबर के मंथ में। और जो अभी स्थिति है, गिवन एट द लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, देयर इज comparatively more heat, but if there will be adequate amount of rainfall in those areas can give a better result in agriculture। मतलब वहां पे एग्रीकल्चर में अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। वहां पे रेनफॉल जब बढ़िया होगा तो एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, तो फार्मर्स की कमाई अच्छी होगी, फार्मर्स की कमाई अच्छी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हैं? ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा, तो एक से वर्चुअस साइकिल का फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो रेनफॉल है ना, ये अनइवन होने की संभावना, मतलब एक ही समय पे ज्यादा रेनफॉल है। अब कल ही आपने दुबई में देखा होगा कि वहां पे एक दिन में इतनी बारिश हो गई जो वहां 2 साल में होनी चाहिए थी, या जो वहां पे 2 साल में होती। इस चीज के चलते क्या हो गया, दुबई में फ्लड्स हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। इस चीज के प्रति हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। अगर ज्यादा रेनफॉल होती है तो किस तरीके से हम अपने फसलों को बचाएंगे, किस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को सेफ गार्ड कर सकते हैं, इस चीज के लिए हमें रेडी रहना। ओके। और ये जो सिचुएशन हो रही है, ये हमें पॉजिटिव लानीना की तरफ दिखा रही है। मतलब एल नीनो जो होता है, एल नीनो क्या है? वार्मिंग इन पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक ओशन। ठीक है। और ला नीना क्या है? इसका अपोजिट। वहां पे जब कोल्ड सिचुएशन होता है तो हमारे यहाँ पॉजिटिव रेनफॉल होता है। तो ये जो है ला नीना, उसका भी क्रिएशन एक स्टार्ट हो रहा है। ये भी बात यहाँ पे कही गई है कि चलो एक लानीना का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा जा सकता है। और इस चीज के चलते पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट भी हो। और जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट होता है तो हमारे यहाँ रेनफॉल अच्छी होती है। ठीक है। आप लोग इसीलिए ये आर्टिकल हर रोज अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है तो आप एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, मॉडर्न जूलिया ऑसिलेशन, इन सारी चीजों को, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, मतलब मानसून के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस साल फिर उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि IMD जो है वो साइलेंट है। वही जो मैंने बात बताई, क्वांटिटी ऑफ रेन्स पे, कितना, कितनी बारिश होगी। ठीक है। और न्यूट्रल कंडीशन क्या हो, इसलिए हमें
ये चीज हमेशा अपने फोकस में रखनी होगी कि जब भी हमारे किसान जो सोइंग के समय इस बात का ध्यान रखें और इस चीज का गवर्नमेंट उनके बीच में अवेयरनेस फैलाए, सिविल सोसाइटीज अवेयरनेस फैलाए। जब वो सोइंग कर रहे हैं अपने खेतों में, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान, उसी के अकॉर्डिंग सोइंग करें, उसी के अकॉर्डिंग हार्वेस्टिंग करें, तभी जाके फसल अच्छी हो पाएगी। ओके। The 2018 floods in Kerala continue to be reminder of vulnerable India in natural disasters. क्योंकि अगर बारिश ज्यादा या कम होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारे यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। फ्लड लाइक सिचुएशन के चलते क्रॉप बर्बाद होने से लेके हमारा सप्लाई चेन बर्बाद होने तक हर एक चीज के चांसेस बहुत इंक्रीज हो। हमें इस चीज पे स्पेशल फोकस देना होगा। ओके। एंड वी हैव टू डू अर इमरजेंसी प्लान, हमें एक इमरजेंसी प्लान की जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल की जरूरत है टू टैकल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वी विल हैव टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिपेयर इवैक्यूएशन प्लान, कंडक्ट ऑडिट्स, ऑडिट कराने होंगे कि कौन सी इलाके में किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, और उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लानी। जब स्ट्रक्चर, तभी जाके हम लोग एक रेजिलियंट इकोसिस्टम को बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स वो रेन फेड है। रेन फेड मतलब क्या होता है? बारिश पे डिपेंडेंट है। और इस चीज के चलते हमें अपने बारिश के हिसाब से एक एक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। एंड दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। और इसके साथ हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस ओवर होता है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड फॉर नाउ साइनिंग आउट, ओजस शंकर, हैव अ ग्रेट डे।